नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी प्रयागराज वाराणसी रेल ट्रैक का करेंगे शुभारंभ। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे निरीक्षण। इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली। उपभोक्ता परिषद ने कहा था ओडिशा मॉडल लागू हुआ तो कई गुना बढ़ जाएंगी कीमतें। महाकुंभ नगर में 1.5 लाख पौधों से तैयार होगा ऑक्सीजन बैंक। प्रयागराज में 10 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा पौधारोपण। 100% कार्य पूरे। होमगार्ड्स के 44,000 पदों पर होगी भर्ती, बनेगा बोर्ड। यूपी में 13 साल बाद मार्च में निकालेंगे वैकेंसी। 2 स्टेप में पूरी होगी प्रक्रिया। वाराणसी की यूपी कॉलेज मस्जिद मजार पर बयानबाजी में 12 नामजद। ज्ञानवापी केस के पैरोकार समेत नमाजियों पर केस। गोरखपुर से मुंबई दिल्ली के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट कैंसिल। यात्रियों को हो रही परेशानी, रिफंड प्रोसेस शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लखनऊ के लोगों में भी रोष है। हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर सनातन महासभा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की और बांग्लादेश मुरादाबाद के नारे लगाए। सनातन महासभा के सदस्यों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश होश में आओ, बांग्लादेश से ना टकराओ के लगाए नारे। मोदी सरकार से मौके पर हिंदुओं की रक्षा करने की अपील भी की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान 39 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में प्रदेश के सीएम योगी ने कहा कि संभल के एक उपद्रवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 तारीख को इस दौरान जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया और किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम किया गया है इसका आकलन कराया जा रहा है। इसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों के द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था उन्हीं लोगों से वसूलने की तैयारी भी है। छः दिसंबर को जुमे की नमाज, उसके साथ साथ अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। उन सबको ध्यान में रखते हुए 10 कंपनी पीएसी है और सब डिप्लॉय की गई है और पीस कमेटी जो पूर्व में थी वो जनपद लेवल पे उसको पुनर्गठन किया गया है और जनपद के वो चुनिंदा लोग जिन लोगों को वास्तव में समाज में जिनका इन्फ्लुएंस है उन लोगों को उस पीस कमेटी में शामिल किया गया है। उसकी पहली बैठक आज दिन में 3 बजे होगी और उसके बाद में फुट पेट्रोलिंग जो पूर्व में शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार वो की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का भी जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की प्रमुख 23 आईआईटी में से कानपुर आईआईटी और इंदौर मिलकर इस बार इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट 2024 वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। स्पोर्टर मीट में बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, एस्कोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग सहित 13 इंडोर और आउटडोर गेम खेले जाएंगे। 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक स्टूडेंट स्पोर्ट्स मीट होगा। वहीं 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक स्टाफ स्पोर्ट्स मीट आयोजित होगी। पहली बार स्टाफ मेंबर और फैकल्टी नॉन एकेडमिक स्टाफ के जीवन में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ स्पोर्ट्स मीट शुरू की गई है। पैरा बैडमिंटन चैंपियन मेडलिस्ट सुहास एल यतिराज स्पोर्ट्स मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ये जानकारी आईआईटी स्टाफ जिमखाने और इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट के सदस्यों ने प्रेस वार्ता करते हुए दी है।
टोटल हमारे पास 23 IITs है। सो ये 23 IIT से डिफरेंट स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, स्क्वाश, वेट लिफ्टिंग। ये जो जितने भी स्पोर्ट्स है, इन स्पोर्ट्स में डिफरेंट IIT अपना बच्चे भेजेंगे, कॉन्टिजेंट भेजेंगे, और इसका नंबर तय हो चुका है कि ये इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट का एक बोर्ड होता है जहाँ पे हर कोई IIT अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है एज ए डीन लेवल और एसोसिएट डीन लेवल और द चेयरमैन लेवल। तो उसमें तय हो चुका है कि कौन सा IIT से कौन सा गेम के लिए कितना बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कितना बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे, कितना गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस नंबर के हिसाब से डिफरेंट IIT बच्चे भेजेंगे और ये जो खेल है इसको आयोजित किया जाएगा IIT कानपुर में। तो जो इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट है, ये सारे IIT जो देश में करीब 23 IIT हैं, IIT कानपुर को मिला के, उनका एक वार्षिक सम्मेलन होता है जहाँ पे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, बीटेक के छात्र, BS के छात्र और छात्राएँ, वो ना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ध्यान लगाएं, बल्कि खेलकूद में भी रुचि रखें, उससे उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सभी 23 IIT मिलकर एक वार्षिक आयोजन करते हैं। हर साल ये आयोजन किसी एक IIT की मेज़बानी में किया जाता है। इस बार IIT कानपुर और IIT इंदौर छात्रों का इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट है उसको आयोजित करेंगे। और ना सिर्फ छात्र बल्कि IIT में काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें फैकल्टी एज वेल एज नॉन एकेडमिक स्टाफ, उनके भी जीवन में खेलकूद के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक स्टाफ मीट भी आयोजित की जाती है, जो इस बार IIT कानपुर आयोजित करेगा 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। कन्नौज में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मौसम की मार के बाद अब उर्वरकों की कमी की समस्या की मार किसानों पर पड़ रही है। वहीं किसानों पर आई आपदा में अवसर ढूंढकर प्राइवेट दुकानदार जमकर मौज काट रहे हैं। कन्नौज के ठटिया और तिरवा क्षेत्र में DAP, यूरिया, NPK सहित उर्वरकों की कमी समस्या के चलते किसान को अब आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी केंद्रों पर उर्वरक मिल नहीं रहे, जिस कारण किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर प्राइवेट उर्वरक विक्रेता जमकर उठा रहे हैं। ठटिया और तिरवा क्षेत्र में प्राइवेट उर्वरक विक्रेता 1360 रुपए की मिलने की वाली DAP को 17 से 1800 में बेच रहे हैं, जबकि 270 रुपए वाली यूरिया की बोरी 350 रुपए तक बेची जा रही है। सरकारी केंद्रों पर इन उर्वरकों की कमी के कारण किसानों की मजबूरी का फायदा प्राइवेट दुकानदार जमकर उठा रहे हैं। तो वहीं मुख्यालय पर बैठे आला अधिकारियों को इन सब चीजों की भनक तक नहीं है। फुलवारी गांव निवासी लालाराम बताते हैं कि यूरिया और DAP में प्राइवेट दुकानदार मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। हम लोग भी मजबूरी में क्या करें, उर्वरक खरीदना पड़ता है। ये तो 1700 की भेड़ है। अच्छा, जो उसमें सोसाइटी पे कितने की मिल रही? अब भाई कुल जो वेला है मक्का बोले है जून महीने। अच्छा, तब 1360 की। अभी गेहूं के लिए मिल रही है? अभी नहीं मिल रही है नहीं क्या सोसाइटी में? ना, ये है ही नहीं कहीं। तो फिर किसान कहाँ से आती है? किसान कहाँ से खरीद रहे हैं? NPK ले आओ ना, ये प्राइवेट। कितने की दे रहे वो NPK? NPK 13 से 1400 1600 किलो दे। महंगी दे रहे 16 जो है तो 16 की दे। अच्छा, क्या डाल रहे थे? DAP ले आए थे, वही डाल रहे। कहाँ से लाए थे? DAP दुकान से लाए। कितने की दिया था? 1700 की। अच्छा, 1700 की। हाँ। अच्छा, पैसा कितने की मिलती है? वैसे जो सोसाइटी का रेट है वो 1300 कुछ रुपए का है। अच्छा, वैसे मिलती नहीं है कि सोसाइटी? नहीं, सोसाइटी में सिर्फ इस सीजन में 2 बार आई। तो खाद मिल नहीं रही है? हाँ, सिर्फ 2 बार। एक बार पहले आई थी सितंबर में, इसके बाद एक बार अभी। तो किसान कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे? किसान तो वैसे प्राइवेट लेते हैं इधर उधर दुकानों से। क्या लेके आए हो आप अभी? गेहूं में डालने के लिए DAP कितने की दी है? 1700 रुपए की। कहाँ पर ली थी? यही तो पे लिए दुकान पे? दुकान पे प्राइवेट। वैसे कितने की आती है DAP? ये 1350 की आती है। 1300 की। महंगी दे रहे लोग।
और अब बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पिछले कई दिनों से लगातार खाद को लेकर किसान परेशान हो रहा है। इसी को लेकर किसानों ने जमकर गल्ला मंडी के खाद वितरण स्थल पर हंगामा काटा और खाद विक्रेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ज्यादा पैसा देता है उसको जल्दी खाद दी जाती है, अन्यथा नंबर लगाए जाते हैं। किसानों का आरोप है कि सर्दी में किसान सुबह से खड़ा है और अभी तक खाद नहीं मिली। हालांकि इसको लेकर किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा, तो अभी जो खाद पड़ रही थी कह नंबर लग रहे हैं लेकिन बुला नहीं रहे, जो पैसा दे रहा अंदर उनको बुलाया जा रहा। अभी हम भी ऑफिस में आते जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमें ये सुनने को मिला कि 100 टोकन बांटे हैं। अच्छा, जिसमें 40 को खाद मिल पाई है। अच्छा, जिसमें कुछ बीच के नंबर भर दिए गए थे खाना खाने के लिए। अब यही लड़के ने बताया हमको खाना खाने के लिए हमारा नहीं तो बीच लगेगा। लगातार खाद को लेके किसान परेशान है और लगातार जो है लाइन लगा हुआ है। इस वक्त हम फिर एक बार मंडी पे आए हैं, जो मंडी है पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र पर खड़े हैं और लगातार यहाँ पे शिकायतें आ रही है। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे प्रशासन की नजर नहीं जा रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों किसान यहाँ पर 24 घंटे से सर्दी में छुटक रहा है, एक पर्ची के लिए परेशान हो रहा है? और उनका आरोप है कि जो पर्ची हम लोग लिए खड़े हैं, हम लोग को नंबर नहीं आता है और जो पैसा एक्स्ट्रा देता है उसको खाद मिल जाती है। और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हम सुबह से खड़े कम से कम 6 बजे थे। अच्छा, तो आपको कितनी खाद लेनी थी, क्या था? हमें 2 बोरी दे रहे, हम 2 बोरी दो। अच्छा है, और ये वो बोतल ही दे रहे, तो हमने कहा बोतल न लगाओ, और फिर वो बोतलों पे भी नहीं दे रहे वे। हम टोकन ले 19 नंबर को ले, 28 नंबर को ले। तो दिक्कत क्या है आपको इधर? ये कह रहे 40 नंबर का कर चुकी, देखिए साहब कहा 40 नंबर का, ये 19 नंबर मेरा। तो फिर आपको अभी खाद नहीं मिली? तो अभी आप कुछ कह रहे थे कि अभी खाद नहीं मिल रही, जो पैसा देता है उनको मिल जाती है। अंदर आदमी ज्यादा है, जान पड़ जाएगा, तुम 5 बोरी लेना तो 5 बोरी मिल जाएगी। अच्छा, वो तुमको नैनो नहीं दिया जाएगा। जो गरीब आदमी हो, तुम नहीं जानते हो, तुमको 2 बोरी में नैनो मिलेगी। नहीं, तुम कब से खड़े यहाँ पे? 7 बजे वो खाना भी 6 बजे 7 बजे से आ गए, 5 बजे से आ गए ना। आदमियों की रसीद कटी, खड़े होकर आवाज लगा रहे, आदमी नहीं है, किसको देंगे? अच्छा, मतलब जो आदमी नहीं उनकी आवाज लगा रहा है, आवाज जो है उनको बुला नहीं रहे। हम बताएं, ऐसा है, एक वो है 1 से लेके 100 तक टोकन बांट दिए थे। इसके बाद अब एक एक करके टोकन बोल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर। अब बीच में जो आदमी है नहीं, आवाज लगा रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं रुके रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आगे नहीं बुला रहा है? नहीं तो आगे बुला रहे थे। नैनो है, हर आदमी को मिलेगी ना। इनका साफ तौर से कहना है किसान सुबह से खड़े हैं और जिनका नंबर आ रहा है उनको खाद नहीं दे रहे हैं, और सुबह से जो नंबर लगाए खड़े हैं सर्दी में छुटक रहे हैं। और नैनो जो इनको जब खाद पदार्थ जो सीसी मिल रही है वो जबरन दी जा रही है। 1 बोरी पे नैनो देने का अलाउ नहीं है, हालांकि 2 बोरी पे एक नैनो सीसी है, इसको भी जबरन इन लोगों को थोपा जा रहा है। इनका शिकायत है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनका कोई मोड़ नहीं लिया है। इनको चाहिए कि यहाँ पे प्रशासन आए और देखे अंदर किस तरीके से खाद बांटी जा रही है। खाद की समस्या आज से नहीं, पिछले कई दिनों से खाद की समस्या चली आ रही है। अभी कैसे रोज होगी, आने वाला सब आएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ मांझी समाज के लिए जालौन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के मदेगंज इलाके से बीते दिनों हुई टप्पेबाजी की 2 घटनाओं में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के इन दोनों सदस्यों ने मिलकर विदेशी करेंसी के नाम कारोबारियों से लाखों की ठगी की, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस टीम ने स्कूटी सवार बुर्का पहनी महिला और उसके बेटे को और हिंदुस्तानी कुरैशी के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की
और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां चोरी की 21 मोटरसाइकिल सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी प्रभारी सचिन चौधरी ने चोरी की 21 मोटरसाइकिल सहित 2 शातिरों व 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिमांशु पुत्र पन्नालाल 20 वर्ष निवासी अर्रा पहाड़पुर थाना मऊ दरवाजा फर्रुखाबाद, अंकित यादव पुत्र श्याम सिंह 21 साल निवासी राजा का रामपुर जनपद एटा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बाल अपचारियों पर 7 संगीन अपराध के मुकदमे जनपद कन्नौज, एटा, फर्रुखाबाद में दर्ज हैं। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपियों से 1 तमंचा, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बाइक चोरी करने के बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इंजन नंबर और चेचिस नंबर मिटाकर बेच देते थे। फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एसपी आलोक प्रियदर्शी ने ये खुलासा किया। एसओजी की टीम ने आज एक अंतर जनपदीय गैंग जो मोटरसाइकिल चोरों का गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 व्यक्ति जो मुख्य अपराधी हैं, एक तो मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का रहने वाला है जिसका नाम है हिमांशु, दूसरा अंकित नाम का व्यक्ति है जो एटा का रहने वाला है, थाना उसका है राजा का रामपुर। इसके अलावा उनके साथ 2 बाल अपचारी भी पकड़े गए हैं और इन चारों ने मिल करके अब तक कुल 21 मोटरसाइकिलें बरामद कराई हैं चोरी की, जो इनके द्वारा चोरी की गई थी। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये मोटरसाइकिलें चोरी करके रेती की बरामद हुई, जिससे उस गाड़ी का इंजन नंबर और साक्षी नंबर वो मिटा देते थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं चित्रकूट की। चित्रकूट झांसी प्रयाग मुख्य सड़क में रैपुरा के देवीपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, जिसमें दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। मामला चित्रकूट जनपद के झांसी प्रयागराज मुख्य सड़क में रैपुरा के देवीपुर के पास का है, जहां घायल महिला श्रद्धालु पुन्नी पत्नी कल्लू निवासी चौराहा थाना बड़ीगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश ने बताया कि वो पारिवारिक जनों के साथ प्राइवेट पिकअप गाड़ी से मां की अस्थियां विसर्जन करने को लेकर प्रयागराज जा रहे थे। तभी मुख्य सड़क में रैपुरा के पास पिकअप गाड़ी के सामने आए बाइक सवार को बचाने के चलते अचानक पिकअप पलट गई, जिसमें 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जहां मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा सभी घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसमें 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें दोपहर करीब 3 बजे सोनपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। 3 चाय कहाँ है? अच्छा हाँ, वहाँ तुम भी थे ना? क्या मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर क्या पलटा है? पिकअप। हाँ। कितने लोग बैठे थे? 21। यहाँ पर कितने लोग आए? 5 रेफर हो गया है। हाँ। कहाँ पर गाड़ी पलटी है मालूम? अपने मालूम। क्या नाम है आपका? रामदेवी। पति का नाम क्या है? गया प्रसाद। कहाँ की रहने वाली है? कबरई। हाँ। ससुरवा कबरई आए जोरा से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार जो वे डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की बात ना करें। अगर वे डीएनए की बात करते हैं तो मैं और हम सब लोग अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए जांच कराएं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं
कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने संघर्ष कर करके मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया, और पुलिस, मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने संघर्ष कर करके मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया, और पुलिस प्रशासन सरकार उनकी ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से सामना किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से तमाम परेशानी, तमाम रुकावट के बाद भी समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी की पत्नी को अच्छे वोटों से जिताने का काम किया है। मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं पीलीभीत की। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार पेड़ से टकराई। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू कार पेड़ से टकराई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शादी समारोह से लौटते वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई और इस हादसे में 6 की मौत, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शादी समारोह से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। थाना न्यूरिया के टकनपुर हाईवे के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। शादी समारोह से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करण सिंह जुड़े हैं। करण, जिस तरीके से ये हादसे की खबर मिल रही है, कार में कितने लोग सवार थे और जो घायल हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है, दर्शकों को बताएं। करण जी तन्वी, मैं आप बता दूं, ये घटना पीलीभीत में बीती रात की है, जहां पर पीलीभीत के थाना न्यूरिया में पीलीभीत से सटे उत्तराखंड राज्य के तहसील खटीमा के कुछ लोग पीलीभीत के थाना कोतवाली स्थित ग्राम चंदोई में शादी समारोह में आए थे। बता दूं, घटना जब ये लोग शादी से वापस लौट रहे थे, उस दौरान इनकी अनियंत्रित जो कार है, अर्टिका कार, उसमें 11 लोग सवार थे, जो थाना न्यूरिया के सामने एक पेड़ से जा टकराई। बता दूं, कार की टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही लगभग 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और अस्पताल लाते लगभग 2 अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया। बता दूं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे भी जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घायलों के परिजनों से बात की व अन्य लोगों से भी मामले की जानकारी ली है। करण, हादसे की वजह क्या है? क्या तेज रफ्तार कार की वजह से ये हादसा हुआ? जी मैं बता दूं कि बीती रात बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था और जो परिजन थे, वो गाड़ी जो अर्टिका थी वो काफी तेज गति में थी, जो पेड़ से जा टकराई और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को काट कर उसमें से लोगों के शव को निकाला, न अन्य जो घायल थे उनको निकाला।
ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शादी समारोह से लौटते वक्त ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई, ये बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।